हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और यहाँ मैं आपके साथ में आईसीएमआर के द्वारा दिए गए तीसरे खाद्य समूह को डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि हम दो खाद्य समूह डिस्कस कर चुके हैं, अनाज समूह और दाल समूह, और ये तीसरा खाद्य समूह है जो कि 2011 से पहले आईसीएमआर के द्वारा दिया गया था। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। और इसमें हम इस समूह में कौन कौन से खाद्य उत्पाद आते हैं और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि वो हैं तो बहुत छोटी, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, और या फिर वो नेट का एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा, समझिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दुग्ध उत्पाद व मांसाहार यानी कि मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट। इस खाद्य समूह में दही, पनीर, छाछ, खोया, चीज, मछली, मुर्गा, अंडा और अन्य मांसाहारी पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो जितने भी दूध से बने हुए उत्पाद हैं और जो मांसाहारी पदार्थ हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में दूध और दूध उत्पाद में स्पेशली जो मुख्य रूप से होगा वो लैक्टोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे कि द्विशर्करा भी कहते हैं, यानी कि डाइसैकेराइड है ये, और ये मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पाद में पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो द्विशर्करा है, डाइसैकेराइड है, और किससे मिलकर के बना होता है ये आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है, जो कि एक एकल शर्करा है। यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों ही एकल शर्करा है, यानी कि मोनोसैकेराइड है, और इनसे मिलकर के लैक्टोज बना होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आपको जानना जरूरी है, कि जो गैलेक्टोज है वो क्या करता है, वो माइलिन शीथ के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये माइलिन शीथ होती क्या है? ये माइलिन शीथ जो आपके तंत्रिका तंतु हैं, यानी कि जो नर्व फाइबर्स हैं, जो सूचनाओं को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, उन तंत्रिका तंतु के चारों ओर एक आवरण के रूप में ये होता है और इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरीके से हमारे शरीर को कपड़े सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? जिससे कि हमारे शरीर को सुरक्षा मिल सके, धूप से, पानी से, धूल से, मिट्टी से, इन सब चीजों से हमें बचाता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कपड़ा हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, उसी तरीके से माइलिन शीथ भी तंत्रिका तंतु का एक आवरण होता है, उसके चारों ओर होता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब चूंकि अगर माइलिन शीथ नहीं होगा, देन क्या होगा, तंत्रिका तंतु को हार्म पहुंच सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है। और अगर तंत्रिका तंतु को कोई भी नुकसान होता है तो हमारे शरीर की जो सूचनाएं हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं, क्योंकि ये तंत्रिका तंतु, ये नर्व फाइबर्स हमारे पूरे शरीर में फैले होते हैं और हमारे दिमाग तक इन शरीर की सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर ये नष्ट हो जाएंगे या फिर इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, ये डैमेज होने लगते हैं, तो क्या होगा कि जो सूचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हमारे शरीर से हमारे दिमाग तक पहुंचना बहुत ही जरूरी हैं, अदरवाइज हम संवेदना विहीन हो जाएंगे। अगर ये सूचनाएं हमारे शरीर से हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेंगी तो हम संवेदना विहीन हो जाएंगे। इसीलिए सूचनाओं का हमारे दिमाग तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए माइलिन शीथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तंत्रिका तंतु को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और माइलिन शीथ के बनने में गैलेक्टोज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसी से मिलकर के माइलिन शीथ का निर्माण होता है। तो इसीलिए गैलेक्टोज जो कि दूध और दूध उत्पाद में पाया जा रहा है, इस वजह से आपको दूध और दूध उत्पाद लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो ये हो गया
हाँ, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, उदाहरण अगर हम लेते हैं, तो जिस तरीके से जब कभी हमारा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है यानी कि पैरालाइज हो जाता है, तो जो भाग लकवाग्रस्त होता है यानी कि जिस भाग में शरीर के जिस पार्ट में जो पैरालाइज होता है, यदि हम उसमें कोई सुई चुभोते हैं या फिर कोई भी किसी भी चीज से अगर हम उसमें जो है उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी चुभोते हैं, तो फिर क्या होता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे दिमाग तक कोई भी सूचना नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए अगर हमारे तंत्रिका तंतु सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे शरीर तक कोई भी सूचना पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा शरीर का पार्ट है वो पैरालाइज हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा तंत्रिका तंतु का सुरक्षित रहना, जिसके लिए माइलिन शीथ की जरूरत है। और माइलिन शीथ का निर्माण गैलेक्टोज से होता है और गैलेक्टोज दूध और दूध उत्पाद में पाए जाते हैं। इस वजह से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं वसा की। तो वसा जो है, दूध और दूध उत्पाद में जो भी वसा पाई जाती है वो हमारे शरीर के द्वारा बहुत आसानी से पचाई जा सकती है। अब वसा में कौन कौन से वसा अम्ल पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये लिनोलिक अम्ल है, लिनोलेनिक अम्ल है, ये 0.5% है, लिनोलिक अम्ल ये 2.1% है, और जो आर्किडोनिक अम्ल है ये 0.14% है। इसके बारे में हम कल इसके जो प्रीवियस वीडियोस हमने शेयर किया हुआ है दाल समूह, उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आप उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि लिनोलिक अम्ल क्या है, लिनोलेनिक अम्ल क्या है, आर्किडोनिक अम्ल क्या है। ये सारी चीजें हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में डिस्कस की हुई हैं। ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो आप जो है, अगर आप इसको जानना चाह रहे हो, इसको समझना चाह रहे हो, देन आप जो है दाल समूह वाला वीडियो आप देख सकते हो। चलिए फिर अब बात करते हैं खनिज तत्व की, यानी कि मिनरल्स। तो दूध और दूध उत्पाद में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है, ये आप देख सकते हो, कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात होता है, कैल्शियम 1.2 और फास्फोरस 1 होता है। ये जो अनुपात है कैल्शियम और फास्फोरस का, जो दूध और दूध उत्पाद में पाया जा रहा है, ये अनुपात हमारे शरीर की हड्डियों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि दूध और दूध उत्पाद में जो भी कैल्शियम और फास्फोरस पाया जा रहा है और वो जिस अनुपात में पाया जा रहा है, वो अनुपात हमारे शरीर के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब है डेयरी उत्पाद में विटामिन डी और लैक्टोज पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम के अवशोषण में मदद करते हैं। यानी कि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के अवशोषण में यानी कि उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और लेकिन इसमें दूध में आयरन अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता है, ये पुअर सोर्स होता है। लेकिन खोया में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लोहे के बर्तन में तैयार किया जाता है, तो उससे जो है वो आयरन खोए में आ जाता है। इस वजह से दूध में तो आयरन का अच्छा स्रोत नहीं होता है, लेकिन खोया में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चलिए फिर अब बात करते हैं विटामिन की। ये तो हो गया मिनरल्स की बात, यानी कि खनिज तत्व। अब विटामिन पर अगर आते हैं, तो जो दूध और दूध उत्पाद में राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन जो B2 है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नियासिन अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता है। अब चूंकि नियासिन तो इसमें अच्छी मात्रा में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसमें ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, और ये अमीनो अम्ल विटामिन B6 की मदद से नियासिन का निर्माण करता है। और ये निर्माण कहां पर होता है? ये निर्माण होता है यकृत में, यानी कि लिवर में होता है। इस प्रकार जो नियासिन की कमी हो रही है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि अब दूध और दूध उत्पाद में नियासिन तो अच्छी मात्रा में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन ट्रिप्टोफैन पाया जा रहा है। अब ट्रिप्टोफैन जो है वो नियासिन के निर्माण में
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये विटामिन B6 की मदद से नियासिन का निर्माण करता है। और ये निर्माण कहाँ पर होता है? ये यकृत में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि नियासिन का जो निर्माण है, यानी कि नियासिन कहाँ पाया जाता है? वो हमारे लिवर में, ये लिवर में पाया जाता है और ये इसका स्रोत होता है। तो फिर इस वजह से नियासिन ना पाए जाने की वजह से नियासिन अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन इसको बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से नियासिन की कमी को कम किया जा सकता है ट्रिप्टोफैन के द्वारा। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मिनरल्स में हम बात करें तो आयरन का अच्छा स्रोत नहीं होता है और विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं होता है, और विटामिन B3 यानी कि नियासिन का अच्छा स्रोत नहीं होता है ये। अब ये तो हो गया दूध और दूध उत्पाद में पाए जाने वाले पोषक तत्व। अब बात करते हैं मांसाहारी पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और मुख्य रूप से ग्लाइकोजन और ग्लूकोज पाया जाता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें 15 से 20% प्रोटीन पाई जाती है और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि वो अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन होती है। लेकिन मछली में पाए जाने वाली जो प्रोटीन का जो जैविक मूल्य है, यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू है, वो जो है अन्य मांसाहारी पदार्थों से अधिक होता है। अब ये जो बायोलॉजिकल वैल्यू है ये क्या है? तो यहाँ मैं बता दूं कि जो बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है कि वो प्रोटीन जिसमें कि सारे के सारे आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, उस प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होती है। और जिसमें एक या एक से अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है, उस प्रोटीन की क्वालिटी यानी उसका जैविक मूल्य अच्छा नहीं होता, यानी कि कम अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो मछली में प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। इस वजह से मछली में पाए जाने वाली प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू यानी कि उसका जैविक मूल्य वो अच्छा होता है, जबकि जो अदर मांसाहारी पदार्थ हैं उसमें सारे के सारे आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसका जैविक मूल्य मछली में पाए के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये हो गई प्रोटीन की बात। अब अगर हम बात करें वसा की यानी कि फैट की, तो इसमें 5 to 40% तक वसा पाई जाती है और यह जंतुओं की उम्र, उनकी नस्ल और उनके प्रकार पर निर्भर करती है। यानी कि जिस तरीके उनका एज अब जो है कम एज का है या फिर अधिक एज का है, उनकी नस्ल क्या है और किस टाइप का वो एनिमल है, तो इस पर निर्भर करता है कि 5 to 40% तक वसा इसमें पाई जाती है। अब अगर हम बात करें इसमें जो संतृप्त वसा अम्ल वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप देख सकते हो संतृप्त वसा अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो मांस के दुबले भाग होते हैं उसमें असंतृप्त वसा अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो मांस का दुबला भाग होगा उसमें असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाएगा, जबकि अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें संतृप्त वसा अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो 75 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। यानी कि 100 ग्राम मांसाहारी पदार्थ में 75 mg मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत अधिक है, यानी कि 100 ग्राम में 75 mg जो है आपका कोलेस्ट्रॉल मिल जा रहा है। तो इस वजह से जो है बहुत अधिक मांसाहारी पदार्थ नहीं लेना चाहिए, एक पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए जो आपके लिए कोई भी हानि ना पहुंचाए आपके शरीर को। चलिए अब खनिज तत्व की बात करते हैं। तो इनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें ये आयरन और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है, यानी कि अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं मांसाहारी पदार्थों में आयरन और फास्फोरस। और इसमें सोडियम और पोटेशियम भी पाया जाता है, लेकिन जो अच्छा स्रोत है वो है आयरन और फास्फोरस। और इसमें आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है वो है यकृत, यानी कि जो मांसाहारी पदार्थ यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके लिवर में आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस वजह से अगर आप लिवर अपने जो है डाइट में लेते हो तो आपको आयरन अच्छी मात्रा में मिल जाता है।
तो अब बात करते हैं विटामिन की। तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पाया जाता है, और जो आपका लिवर है वो कोबालामिन और विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, यानी कि लिवर में, यहाँ जैसे कि हमने बताया, अगर खनिज तत्व में आयरन का अच्छा स्रोत होता है लिवर, और इसके साथ साथ विटामिन की अगर बात करें तो साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 और विटामिन ए दोनों का ही ये अच्छा स्रोत होता है लिवर। और मांस का जो रंग होता है वो उसमें पाए जाने वाले मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि उसका जो पिंक या रेड कलर होता है मांस का, वो उसमें जो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों ही प्रोटीन है आपकी, इसके कारण वो रंग होता है मांस का। तो चलिए, ये हो गया आपका तीसरा खाद्य समूह, यानी कि दुग्ध, दुग्ध उत्पाद और मांसाहार, यानी कि मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट। तो चलिए, फिर ये आपका तीसरा जो खाद्य समूह था ये वो यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो चौथा खाद्य समूह है वो लेकर के आएंगे, जिसमें कि फल और सब्जियां आ जाते हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो उसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसमें कौन कौन से आपके पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा उसमें कौन कौन सा फ्लेवर है, फ्लेवर्स की बात करेंगे। पिगमेंट्स की बात करें, पिगमेंट्स में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो वो सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी पिगमेंट से एक दो क्वेश्चंस तो आता ही आता है। और ये जो हम आपका अब ये दूध और दूध उत्पाद जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें जो हमने पोषक तत्व के बारे में डिस्कस किया है वो भी आप इसको एक दो बार पढ़ लेना। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक दो बार रिपीट कर सकते हो। इसको नोट डाउन जरूर करिए, जिससे कि क्या होगा कि आप जब नोट डाउन खुद से करते हो तो इससे आपको ज़्यादा याद रहता है और ज़्यादा समझ में भी आता है अपनी हैंड राइटिंग में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फूड ग्रुप्स के साथ में। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये आपके सारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में ये आ सकता है। तो चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच।